नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक आरएसी के सैद्धांतिक विषय बेसिक रेफ्रिजरेशन पर आज आपको मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए चलते हैं अपनी स्लाइड पे। बेसिक रेफ्रिजरेशन, इसमें विषय सूची में क्या क्या पढ़ना है पहले उस पर हम ध्यान देंगे। पहला हमारा क्या है, बेसिक में रेफ्रिजरेशन में रेफ्रिजरेशन सिद्धांत। रेफ्रिजरेशन हमारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है, वह किस उसका क्या प्रिंसिपल होता है जिसपे हम अपना रेफ्रिजरेशन का कार्य जो करते हैं, इस सिद्धांत के अंदर हम उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम आते हैं रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र, मतलब मुख्यतः रेफ्रिजरेशन में कौन कौन से यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम आते हैं रेफ्रिजरेशन से संबंधित विज्ञान, मतलब रेफ्रिजरेशन में कौन कौन से विज्ञान के तत्व एलिमेंट हम यूज करते हैं उनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। चलिए आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। परिचय, बेसिक रेफ्रिजरेशन के परिचय के बारे में आइए आपको हम समझाते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी स्थान या वस्तु का तापमान कम करके एवं परिवेश के तापमान को कम बनाए रखने की प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थात रेफ्रिजरेशन में का मतलब होता है कि किसी परिवेश के तापमान को कम करना, तापमान को कम करके ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से उसको ठंडा करना। हम उस तापमान को उस लेवल तक ले जाते हैं जहां तक हमको कंफर्ट महसूस हो, उस चीज के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है इसमें कि ऊष्मा प्राकृतिक रूप से सदैव उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ऊष्मा का प्रवाह होता है, जो ऊष्मा प्रवाहित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान, जो भी ऊष्मा प्रवाहित होती है या तापमान का जो भी संचरण होता है वो हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है, न कि निम्न तापमान से उच्च तापमान की। इसलिए ये पॉइंट हमेशा ध्यान देने योग्य बात है कि ऊष्मा का संचरण किस तापमान से किस तापमान की ओर होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का संचरण होता है, प्रवाह होता है। रेफ्रिजरेशन में वायु युक्तियों का उपयोग करके ऊष्मा निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर प्रवाहित की जाती है। अब जैसे हमने क्या कहा आपसे कि जब हम रेफ्रिजरेशन क्या मतलब होता है कि किसी स्थान या वस्तु से ऊष्मा का निष्कासन करना, तभी वो चीज वहां पे ठंडी हमको महसूस होगी। तो इसके लिए हमें वायु युक्तियों का उपयोग करना पड़ता है। उन वायु युक्तियों में जैसे एक आता है हीट पंप। हीट पंप क्या करता है, जैसे किसी स्थान या वस्तु में हीट पंप लगा देंगे हम, तो वहां से वो ऊष्मा को अवशोषित करता है। ऊष्मा को जब अवशोषित कर लेगा तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान जो है ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो उस चीज को फील करेगी कि हाँ अब हमको ठंडक महसूस हो रही है। इसलिए रेफ्रिजरेशन में जब भी हम बात करेंगे ठंडा होने की, तो इसमें बाह्य युक्तियों का उपयोग करके ही हम ठंडक को ग्रहण कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब देखते हैं रेफ्रिजरेशन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कूलिंग उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटेड स्पेस में अल्प ऊष्मा युक्त ठंडी हवा प्रवेशित की जाती है, जो कि रेफ्रिजरेटेड स्पेस का तापमान ग्रहण करके चित्रानुसार बाहर निकल जाती है। फलस्वरूप रेफ्रिजरेशन सिस्टम द्वारा प्रवेशित की गई हवा को ऊष्मा प्रदान करने से रेफ्रिजरेटर सिस्टम की ऊष्मा में कमी आती है तथा हमें कूलिंग महसूस होती है। अब देखिए चित्र में क्या है, एक ये इंसुलेटेड वाल है, ये जो चारों तरफ एक इंसुलेटेड वाल बनाई गई है, जिसके बीच में ये जो स्पेस है उसी को हम रेफ्रिजरेटेड स्पेस कहते हैं। ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस चारों तरफ से इंसुलेटेड वाल होती है। कहने के इंसुलेटेड वाल का मतलब ये होता है कि न तो हवा का प्रवेश बाहर से हो
मतलब हीट जो है ना अंदर आ सके और ना बाहर जा सके, है? तो इसी को इंसुलेटेड वाल्व कहते हैं। अब इसमें जो भी इस स्पेस का टेम्परेचर रहेगा वो नियत रहेगा। अगर इसमें सपोज करिए कि हम 30 डिग्री टेम्परेचर की अगर हवा इसमें भरे रखे हैं और इंसुलेटेड वाल्व चारों तरफ से है, तो वो 30 डिग्री ही टेम्परेचर रहेगा, उसका ना टेम्परेचर कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। अब इसमें दिखाया गया कि हीट फ्लो कर रही है, यहाँ से हीट जो है एग्जिस्ट हो रही है। कहने का मतलब जो इसमें हमारी जो भी टेम्परेचर की स्पेस, रेफ्रिजरेटरी स्पेस में जो हवा है जिस भी टेम्परेचर की है, अगर इसमें हम जो बाहर से अगर हवा प्रेषित करते हैं, ठंडी वायु जो प्रेषित करते हैं, तो ठंडी वायु जब इस रेफ्रिजरेटरी स्पेस में जाती है, क्या करती है, इसके अंदर जो भी हवा है जिस टेम्परेचर पे है अगर उसका टेम्परेचर जो ठंडी हवा से नेचुरल सी बात है ज़्यादा रहेगा। जब ज़्यादा रहेगा तो क्या करती है, हवा उस टेम्परेचर को अवशोषित करती है, और जब अवशोषित करती है तो हवा क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद वो क्या करती है, एग्जिट कर जाती है, मतलब बाहर निकल आती है। उसको हम बाहर निकालते हैं, किसी कृत्रिम विधि से निकालते हैं। जब वो हवा, जब गर्म हवा बाहर निकल जाएगी तो इसके अंदर जो बचेगा, हमारा जो भी हवा बचेगी उसका टेम्परेचर जो होता है उस हीट टेम्परेचर से कम होगा। तो नेचुरल सी बात है कि इस जो स्पेस में है जो हवा रहेगी वो हमारी ठंडी हवा होगी और वो हमको कूलिंग महसूस करेगी। चलिए आप चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब रेफ्रिजरेशन में कूलिंग प्रभाव निम्नलिखित 3 सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला जो हमारा है वो रासायनिक विधि है, दूसरा संपर्क विधि द्वारा, तीसरा ऊष्मा पंप द्वारा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सिद्धांत जो है वो रासायनिक विधि का मतलब ये होता है, जैसे जो हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कि कैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं, हम उसमें कैसे ऊष्मा का अवशोषण होता है और कैसे ऊष्मा हमारी बाहर निकलती है। इसके बारे में आप लोगों ने विस्तृत रूप से अपनी कक्षा 10वीं में पढ़ा भी होगा। तो उसी प्रकार यहाँ तो वही रासायनिक क्रिया विधि द्वारा हम इसको समझेंगे कि कैसे हमारा हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे ऊष्मा का अवशोषण होता है, या कैसे ऊष्मा का निराकरण होता है, जिससे हमारा सिस्टम जो होता है ठंडा हमको प्रतीत होता है, महसूस होता है। दूसरा संपर्क द्वारा। संपर्क विधि क्या होती है, जैसे दो वस्तुओं को जब हम आपस में संपर्क करेंगे, एक का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एक का टेम्परेचर कम होगा, तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा का जो है टेम्परेचर का जो है आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान होने से जो वस्तुएं हैं एक दूसरे का जब हीट आदान प्रदान करेंगी तो एक जो ज़्यादा ठंडी रहेगी वो कम, जो गर्म वस्तु रहेगी उससे क्या करेगी, ऊष्मा का अवशोषण करेगी। जब ऊष्मा का जब अवशोषण करेगी तो सिंपल सी बात है कि वो चीज़ गर्म हो जाएगी, और जो दूसरी वस्तु जो हमारी गर्म थी वो अपना टेम्परेचर जो तापमान को त्याग करके वो हमारा का ठंडी हो जाएगी। इस प्रकार उसमें हमारी कूलिंग का एहसास नहीं होगा। ऊष्मा पंप द्वारा। अब जैसे हमने देखा था कि रेफ्रिजरेटर स्पेस में अंदर उसके गर्म हवा भरी है और उससे हम उसमें हमको कूलिंग का एहसास कराना है, तो हम बाहर से ठंडी हवा उसके अंदर प्रेषित करते हैं और फिर गर्म हवा उसको हम निकालते हैं, क्योंकि चारों तरफ की दीवार जो हमारी थी वो इंसुलेटेड थी। मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, उसमें जब भी हम ऊष्मा का आदान प्रदान करेंगे तो कृत्रिम विधि के द्वारा ही करेंगे। तो ऐसी जगह हमारा क्या होता है, ऊष्मा पंप का उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है, उसमें से हीट को निकालता है। जब हीट को निकालेगा तो अंदर जो द्रव रहेगा, पदार्थ है, गैस रहेगी, वो ऑटोमेटिक जो हमारी ठंडी होगी और हमें कूलिंग का एहसास होगा। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अब रासायनिक विधि क्या है। अब रासायनिक विधि को देखिए, कुछ रासायनिक क्रियाओं को पूरा होने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, एवं यह ऊष्मा इन अभिक्रियाओं के को परिवेश अथवा वस्तु जिसे ठंडा किया जाना है से प्राप्त होती है। इस प्रकार स्थान या वस्तुओं द्वारा ऊष्मा त्यागने के कारण वे ठंडी हो जाते हैं। ऐसे कहने का मतलब होता है कि जब दो रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो एक उससे क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब होता है कि जो वस्तु से ऊष्मा हमारी निकल रही है उससे ऊष्मा दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो रही है। ठीक है, जब ऊष्मा दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होगी तो नेचुरल सी बात है वो वस्तु ठंडी होगी, और जो दूसरी वस्तु हमारी गर्म थी
उससे हमारी उष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो दूसरी वस्तु हमारी क्या होगी, ठंडी हो गई, जिसको हमें ठंडा करना था। तो ऐसी उसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए ये क्रिया जो होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें जो वस्तु है उष्मा त्याग करती है, इसलिए जो हमारी एक क्रिया होती है उष्मा, उसमें जो कूलिंग उत्पन्न होती है हमारी उष्मा को त्यागने के कारण होती है। इसलिए ये उष्मा त्यागी टाइप का एक तरह से रासायनिक विधि है, जिसमें हमारा उष्मा त्याग करने के कारण ही नहीं हमारा कूलिंग उत्पन्न हुई। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड। दूसरी विधि क्या है, संपर्क विधि। संपर्क विधि में क्या होता है, उष्मा का आदान प्रदान गर्म एवं ठंडी वस्तुओं के मध्य आसानी से हो जाता है। जब कोई गर्म वस्तु किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में आती है तो गर्म वस्तु अपनी उष्मा त्याग देती है, उस उष्मा को ठंडी वस्तु ग्रहण करके गर्म हो जाती है तथा गर्म वस्तु ठंडी हो जाती है। सीधा सा अर्थ है कि जैसे दो वस्तुएं हैं, या दो वस्तुएं में से एक वस्तु गर्म रहती है और दूसरी वस्तु ठंडी होती है। अब जिस वस्तु को हमें ठंडा करना है वो हमेशा समझ लीजिए गर्मी रहेगी। तो जब इन दोनों का हम आपस में परस्पर संपर्क लाएंगे, एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए या किसी टेबल पे दोनों को एक साथ लगा के बांध दीजिए, जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे संपर्क में आएंगी तो गर्म वस्तु क्या होती है, वो अपना उष्मा का त्याग करेगी धीरे धीरे, और ठंडी वस्तु उस उष्मा का अवशोषण करेगी। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले हमने ये पढ़ा था ना कि उष्मा का जो संचरण होता है उच्च तापमान से निम्न तापमान की होता है। उसी प्रकार गर्म वस्तु का तापमान क्या होता है, उच्च होता है, और ठंडी वस्तु का तापमान निम्न होता है। तो जो उष्मा का इसमें संचरण होगा वो हमारा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ होगा। गर्म वस्तु क्या करेगी, उष्मा का त्याग करेगी, और ठंडी वस्तु जो है उष्मा को अवशोषण करेगी। इस प्रकार संपर्क विधि द्वारा हमारी जिस वस्तु को ठंडा करना है वो उष्मा का त्याग करके ठंडी हो जाती है। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगला क्या है हमारा, उष्मा पंप द्वारा। उष्मा पंप क्या होता है, एक ये हमारी कृत्रिम विधि है। इसके अनुसार उष्मा का आदान प्रदान एक हीट पंप द्वारा किया जाता है। हीट पंप क्या है, ये उष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है। हीट पंप का उपयोग करके किसी स्थान या वस्तु से उष्मा निकाली जाती है। मतलब इसमें उष्मा नेचुरली नहीं निकलती, प्राकृतिक रूप से इसमें उष्मा नहीं निकलती। इसमें हीट पंप, मतलब हीट पंप जो होता है इसका प्रयोग करके हम इसमें क्या करते हैं, हीट को निकालते हैं। अब इसमें जैसे देखिए फिगर में क्या है, हीट इंजन दिखाया गया है। इसमें एक हॉट बॉडी होती है, एक कोल्ड बॉडी होती है, ठीक है। इसमें बीच में ये देखिए ई दिखाया जो हीट इंजन है, ऐसे ही पे हमारा वर्क होता है। अब हॉट बॉडी से क्या हो रही है, देखिए Q2 जो उष्मा है इससे निकल रही है जो इंजन में जा रही है, और कोल्ड बॉडी में इंजन के माध्यम से ही ये हमारी उष्मा प्रवाहित की जाती है। कहने का मतलब ये है कि हॉट बॉडी से उष्मा का त्याग होता है और कोल्ड बॉडी जब क्या करती है उष्मा को अवशोषण करती है। इस प्रकार हॉट बॉडी जो कोल्ड हो जाती है और कोल्ड बॉडी हॉट हो जाती है। रेफ्रिजरेशन भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, कोल्ड बॉडी होती है, हॉट बॉडी होती है। कोल्ड बॉडी से क्या होता है, इसमें जो अब देखिए यहाँ पे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, इसमें दोनों फर्क क्या है, इसमें हीट इंजन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, और जो हमारा रेफ्रिजरेटर है इसमें हम रेफ्रिजरेटर में जो हमारा इंजन है उस पर हम वर्क करते हैं। दोनों में देखिए अंतर है, इसमें इसके द्वारा कार्य किया जाता है, इसमें इसके ऊपर वर्क किया जाता है। इसमें हॉट बॉडी से जो हमारी उष्मा निकल रही है और कोल्ड बॉडी में जा रही है, इसमें क्या कोल्ड बॉडी से भी ये उष्मा दे रहा है और हॉट बॉडी को ये उष्मा दे रहा है। मतलब कोल्ड बॉडी को ये क्या कर रहा है, उससे उष्मा निकाल के और उसको ठंडा कर रहा है, और हॉट बॉडी और गर्म हो जा रही है। इस प्रकार इसमें हमारा उष्मा का यहाँ से अवशोषण होता है जो हमारी कोल्ड बॉडी को चला जाए, हॉट बॉडी को चला जाता है। इसलिए जो हमारा जिस वस्तु को हमें ठंडा करना है वो और अत्यधिक ठंडी हो जाती है। ये टोटली हमारा जो है ये हमारी कृत्रिम विधि है, जिसमें हम प्राकृतिक रूप से इसको हम कृत्रिम विधि से उष्मा का निष्कासन करते हैं। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन में कौन कौन सी इकाइयाँ यूज होती हैं, रेफ्रिजरेशन किस चीज़ में व्यक्त किया जाता है। जैसे हर चीज़ को नापने की अपनी एक इकाई होती है, जैसे लंबाई को हम मीटर में नापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, वैसे ही हम रेफ्रिजरेशन को किस में नापेंगे। सपोज करिए कि आप अगर मार्केट में जाते हैं
अगर आपको रेफ्रिजरेटर लेना है तो आपको कैसा रेफ्रिजरेटर चाहिए, आप एक दुकानदार से क्या क्या खेलेंगे भाई, उसकी कोई इकाई रहेगी तभी तो आप बताएंगे कि हाँ हमको इस टाइप का रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो इसीलिए इसमें रेफ्रिजरेशन की एक इकाई बनाई गई है जिसको हम टन बोलते हैं। रेफ्रिजरेशन की जो इकाई होती है वो टन होती है, रेफ्रिजरेशन को हमेशा टन में व्यक्त करते हैं। जब आप किसी शॉप पे जाएंगे या किसी कंपनी से जब आपको कोई रेफ्रिजरेटर लेना है तो आप कहेंगे कि हमको तो इतने टन का एसी चाहिए या इतने लीटर का हमको फ्रिज चाहिए। उसी हिसाब से दुकानदार आपको वो चीज़ दिखाएगा और आप अपने पसंद के हिसाब से अपने घर ला सकते हैं। अब जैसे आप कहेंगे कि एक टन रेफ्रिजरेशन होता क्या है, तो एक टन रेफ्रिजरेशन क्या होता है, किसी मशीन द्वारा 24 घंटे की अवधि में 1 टन पानी से 0 डिग्री ताप वाली बर्फ बनाई जाए तो उस मशीन की क्षमता 1 टन रेफ्रिजरेशन से व्यक्त की जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा 1 टन पानी है, अगर भाई सीरीज बात, जो बर्फ हमारा रहता है बर्फ का टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो 1 टन पानी, इसमें एक मानक निर्धारित किया गया कि 1 टन पानी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ बनाने के लिए 24 घंटे का समय लिया जा रहा है। तो इसीलिए 24 घंटे की अवधि में 1 टन पानी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जब बर्फ बनाई जाती है तो उस मशीन की क्षमता क्या होती है, 1 टन रेफ्रिजरेशन के बराबर होती है। तो उसी चीज को यहाँ पे देखिए बताया गया है कि किसी मशीन द्वारा 24 घंटे की अवधि में 1 टन पानी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली बर्फ बनाई जाए तो उस मशीन की क्षमता 1 रेफ्रिजरेशन टन होती है। अब क्या होता है, एमटीएस प्रणाली में 1 टन रेफ्रिजरेशन कितना होता है उसके बारे में देखिए यहाँ दिखाया गया है, और एफपीएस प्रणाली में 1 टन रेफ्रिजरेशन किसके बराबर है वो दिखाया गया है। अब जैसे एमटीएस प्रणाली में हमारा क्या होता है, बर्फ की जो गुप्त उष्मा होती है वो 335 किलो जूल पर केजी होती है। तो एक रेफ्रिजरेशन टन क्या होता है, 1000 गुणे 335 किलो जूल 24 घंटे में। इसका जो हम हमेशा जो गणना करेंगे वो 24 घंटे में करेंगे, तो कितना आ जाता है 332.6 किलो जूल पर मिनट। अब इसको देखिए हमने चेंज कर लिया किसमें, मिनट में, क्योंकि जो हमारा कैलकुलेशन किया जाता है जब भी हम व्यवहारिक रूप से कैलकुलेशन में आएंगे तो हम उसको हमेशा मिनट में शो करेंगे, क्योंकि हमारी जो गणनाएं की जाती हैं वो घंटे में नहीं की जाती हैं, वो मिनट में की जाती हैं, इसलिए यहाँ इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। एफपीएस प्रणाली मतलब फुट पाउंड सेकेंड जो सिस्टम होता है उसमें बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, 144 BTU पर LB होती है। तो उसी प्रकार 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या हो जाएगा, 2000 LB गुणे 144 BTU अपॉन 24H जो है क्या आवर को शो करता है, मतलब 24 घंटे। इसको भी हम मिनट में चेंज कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 200 BTU पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए हम अपने अगली साइड चलते हैं। अब क्या आता है इसमें हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन में उपयोग किए जाने वाले यंत्र, मतलब मुख्य रूप से रेफ्रिजरेशन में कौन कौन से यंत्र उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेशन चार्जर। अब रेफ्रिजरेशन चार्जर के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि रेफ्रिजरेंट जो हम फ्रिज में रेफ्रिजरेंट भरते हैं उसको चार्ज कैसे करते हैं, उसका क्या माध्यम होता है, तो हम रेफ्रिजरेंट चार्जर के माध्यम से उसको चार्ज करते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगर चार्जिंग मीटर या स्केल, चार्जिंग मीटर स्केल क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जैसे रेफ्रिजरेंट जो हमको फ्रिज में भरना है या एसी में भरना है तो हम कितना अमाउंट उसका भरेंगे, भाई इतना तो है नहीं कि हम एक सिलेंडर लिया उसका पूरा का पूरा हमने उसमें भर दिया। एक उसका पैमाना होता है कि एक फ्रिज में जो 160 लीटर की है या 320 लीटर की है या 360-80 लीटर की है, उसमें कितना हम रेफ्रिजरेंट भरेंगे उसका एक मानक होता है। तो वो मानक का कैसे पता चलेगा, चार्जिंग मीटर या स्केल द्वारा। क्योंकि जब उस हम चार्जिंग मीटर या स्केल लगाएंगे तो कितना हमारा रेफ्रिजरेंट गया है ट्यूब के अंदर, वो हमको इसी से पता चलेगा, और वहीं पर हम क्या करेंगे स्टॉप वाल्व को क्लोज कर देंगे जिससे हमारा रेफ्रिजरेंट का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो ये हमारा किससे शो करता है, चार्जिंग मीटर या स्केल से शो करता है। उसके बाद निर्वात पंप, निर्वात पंप के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्वात पंप क्या होता है, निर्वात पंप जैसे आपने सुना होगा कि कई जगह जो हमारा रेफ्रिजरेंट भरा जाता है
तो क्या होता है, ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो जो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है वो क्रिएट करने का काम हमारा निर्वात पंप करता है। निर्वात पंप ही इसमें जब उससे क्या करता है, पूरी की पूरा रेफ्रिजरेंट अपने अंदर सिलेंडर में खींच देता है और ट्यूब के अंदर हमारा क्या निर्वात पैदा होता है, जिससे जिस लुब्रिकेंट को या हमारा जो रेफ्रिजरेंट है जब उसको चार्ज करना रहेगा तो उसको बस सिलेंडर से कनेक्ट करते ही वो पूरा का पूरा निर्वात के कारण पूरा रेफ्रिजरेंट जो है हमारा ट्यूब के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाता है। और जो हमारा चार्जिंग मीटर लगा रहा था उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कितना हमारा रेफ्रिजरेंट अंदर गया है, उसी हिसाब से हम उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद आता है संपीड़क ऑयल चार्जिंग पंप। संपीड़क ऑयल चार्जिंग पंप क्या होता है? संपीड़क, अब जैसे हर जो भी रेफ्रिजरेटर होता है हमारा या एसी होती है उसमें एक संपीड़क होता है। संपीड़क जो होता है उसमें क्या होता है, मोटर लगा होता है और उस मोटर के चारों तरफ इंसुलेशन के लिए जो हम यूज करते हैं संपीड़क आयल, जो लुब्रिकेट के लिए यूज करते हैं कि, और एक समझ लीजिए इंसुलेशन का भी काम करता है आयल। तो उस पूरा जो कॉइल होता है उसको पूरा हम उस ऑयल में डुबा देते हैं, तो उसी को हम संपीड़क आयल कहते हैं। तो उस संपीड़क आयल को किसके माध्यम से हम संपीड़क में डालते हैं? संपीड़क आयल चार्जिंग पंप के द्वारा। फिर अगले टॉपिक को देखिए हम आते हैं रेफ्रिजरेंट रिकवरी साइक्लिंग स्टेशन। इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार की मशीन होती है जिसमें जैसे हमें आप पता है कि निर्वात पंप होता है, निर्वात पंप के माध्यम से भी हम रेफ्रिजरेंट को अंदर भरते हैं। लेकिन आजकल लेटेस्ट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें रेफ्रिजरेंट रिकवरी साइकिल स्टेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि टोटल जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो इस साइक्लिंग स्टेशन में आ जाता है। जब भी हमको रेफ्रिजरेंट चेंज करना है एसी या फ्रिज का, तो ये रिकवरी रिसाइकलिंग स्टेशन के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। इसको कहीं फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती है या कहीं गिराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम रेफ्रिजरेंट को कहीं बाहर जमीन पे गिराते हैं या कहीं नाली में गिराते हैं, ये क्या करते हैं, पोल्यूशन का काम करते हैं। ये पूरा उस जमीन को पोल्यूट कर देंगे या पानी डालेंगे उस पानी को पोल्यूट कर देते हैं। इसलिए ये रिकवरी साइकिल जो स्टेशन होता है उसमें पूरा स्टोर हो जाता है। और जब हमको जरूरत महसूस होती है कि हमको डालना है रेफ्रिजरेंट फ्रिज के अंदर या एसी के अंदर, तो वो हम रिकवरी साइकिल के माध्यम से ही उसको हम फिर चार्ज कर देते हैं। उसके बाद अगला देखिए हेलाइड लीक डिटेक्टर। हेलाइड लीक डिटेक्टर क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य होता है कि लीकेज को चेक किया जाता है। इसका ये लीकेज चेक करता है, इसमें गैस के माध्यम से लीकेज चेक की जाती है, जिसमें गैस होती है। जब उसको हम अपने ट्यूब पे लेके जाते हैं कि कहाँ से लीकेज है, तो उसमें क्या आता है, उसका रंग जो है नीला हो जाता है। तो हेलाइड लीक डिटेक्टर का मेन फंक्शन वही है कि लीक को डिटेक्ट करता है, कहीं से हमारा लीकेज नहीं है। अगर कहीं से लीकेज होता है हमारा, अगर मान लीजिए ये रेफ्रिजरेंट लीक है, तो हमारा उसका दक्षता पे प्रभाव पड़ता है। जो हमारी एसी होती है, फ्रिज होती है, उसकी दक्षता पर प्रभाव पड़ता है, तो हमारे को हमको कूलिंग बहुत कम प्राप्त होती है। या कहीं कहीं लीकेज जब ज़्यादा हो जाता है तो कूलिंग हमको बिल्कुल नहीं मिलती है। तो ये चीज़ हमारा हेलाइड लीक डिटेक्टर के ही माध्यम से हम उसको उस लीक को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर क्या है? टोटली ऑटोमेटिक है। इसमें क्या था, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें जब हम लीक के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर के टॉर्च को लेके जाते हैं तो इससे एक रेडिएशन निकलता है जो वो उस स्थान से जब गुजरता है जहाँ से लीक होता है, तो इसमें तुरंत एक बीप की आवाज़ आएगी। इसमें सेंसर लगा होता है जो उस आपको लीकेज को क्या करता है, जहाँ महसूस करेगा तुरंत इसमें बीप की आवाज़ आती है। तो ये हमारी इस समय की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है, इसलिए इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अब देखिए उसी के बारे में हम विस्तृत रूप से यहाँ अध्ययन करेंगे। ये देखिए जो हमारा क्या है, ये हमारा रेफ्रिजरेंट चार्जर। ये रेफ्रिजरेंट चार्जर देखिए एक तरफ चूड़ी लगी है, दूसरा तरफ का मुंह बड़ा है। एक क्या होता है हमारा, ये रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के लिए होता है। एक हमारा जो है एसी की तरफ या फ्रिज की तरफ एक पाइप के माध्यम से लगा देते हैं, और एक क्या होता है, ये हमारा सिलेंडर की तरफ लगा रहे हैं जिधर से हमको रेफ्रिजरेंट भरना है। अब रेफ्रिजरेशन के लिए प्रयुक्त मशीन में चार्जिंग के लिए रेफ्रिजरेंट चार्जर अथवा एडाप्टर का उपयोग किया जाता है। यह रेफ्रिजरेंट सिलेंडर से जुड़ी पाइप में लगा होता है। इनका कहने का मतलब देखिए ये है कि ये जो दो मुंह बने हैं, तो एक
से एक मुंह जो होता है सिलेंडर पाइप से, पाइप के माध्यम से लगा दिया जाता है। जहाँ से जब हम सिलेंडर का नोजल जब खोलते हैं तो वहाँ से सिलेंडर निकलता है और इस पार्ट के माध्यम से ये निकलते हुए यहाँ से सीधा चला जाएगा आपका ट्यूब में चला जाता है, जहाँ पे हमको रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना है। दोनों तरफ हमारा यहाँ पे क्या लगा है, रेफ्रिजरेंट यहाँ भी एक हमारा प्रेशर गेज लगा रहता है, यहाँ से भी प्रेशर गेज लगा रहता है, दोनों तरफ प्रेशर गेज लगा रहता है, जिससे हमको पता चलता है कि कितने प्रेशर से इसमें लिक्विड या रेफ्रिजरेंट अंदर जा रहा है। और यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि ट्यूब में कितना हमारा प्रेशर है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें रेफ्रिजरेंट का प्रवाह होता है। और अपनी आवश्यकता अनुसार जब प्रवाह हमको बंद करना है या जब भी रेफ्रिजरेंट पूरा हो जाता है तो उसको हम बंद कर देते हैं। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में क्या है, चार्जिंग मीटर या स्केल। चार्जिंग मीटर का उपयोग रेफ्रिजरेंट का वजन माप कर यथार्थ चार्जिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ये पोर्शन पूरा बना हुआ है, इस पे क्या करते हैं हम, इस पे सिलेंडर रख देते हैं जो रेफ्रिजरेंट से भरा होता है। ये देखिए ये छोटी सी स्क्रीन बनी हुई है, इस स्क्रीन में बताता है कितने वजन का हमारा रेफ्रिजरेंट चार्ज हो चुका है। जितने वजन का रेफ्रिजरेंट जितना हमें चार्ज करना है 1 kg या 2 kg ये इस पे शो करता है। तो जितना रेफ्रिजरेंट जरूरत पड़ती है, जब रेफ्रिजरेंट निकलता जाता है उसका वजन कम होता है, सिलेंडर का वजन कम होता जाता है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कितना वजन का रेफ्रिजरेंट हमारा अंदर गया। उसी हिसाब से हम रेफ्रिजरेंट के वाल्व को बंद कर देते हैं और उतनी चार्जिंग करते हैं। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। ये देखिए निर्वात पंप। निर्वात पंप का उपयोग मुख्यतः हवा एवं संघनित होने योग्य गैसों को रेफ्रिजरेशन सिस्टम से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। जैसे किसी सिस्टम से जब हम पूरा हवा निकाल लेंगे तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे इस पंप का जब प्रयोग किया जाता है निर्वात पैदा करने के लिए, इसीलिए इसको हम निर्वात पंप कहते हैं। ये देखिए पूरा इसके अंदर का दिखाया गया है कि इम्पेलर कैसा होता है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ये पोर्शन ये डिस्चार्ज पोर्ट बोलते हैं, और यही हमारा इसके आगे फिर इनलेट पोर्ट है। फिर ये देखिए जो हमारा ये पंखे नुमा बना है या जो आपको गियर की तरह लग रहा है, ये हमारा इम्पेलर होता है। यही घूमता है, यही क्या करता है, हमारा हवा को बाहर निकालता है, जिससे हमारा अंदर को निर्वात पैदा होती है। ये हमारा देखिए डिस्चार्ज कनेक्शन है, यहाँ से जब हवा अंदर प्रवेश ये खींचता है हवा को अंदर, तो यहाँ से हवा जो होती है डिस्चार्ज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ये देखिए हमारा इनलेट कनेक्शन है, यहाँ पे ये जो है इनलेट कनेक्शन है। इनलेट कनेक्शन के माध्यम से क्या होता है, ये चीज हमको जहाँ पे निर्वात पैदा करनी है, जिस कमरे में निर्वात पैदा करनी है या ट्यूब में निर्वात पैदा करनी है, तो उसको क्या करते हैं हम उसी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। ये देखिए हमारा संपीडक आयल चार्जिंग पंप है। संपीडक आयल चार्जिंग पंप रेफ्रिजरेशन संपीडक को उच्च दाब की स्थिति में आयल द्वारा चार्ज करने के लिए उपयोग की जाती है। ये देखिए इसमें एक हमारा प्रेशर गेज लगा हुआ है, तो जितना हमें संपीडक आयल की जरूरत पड़ती है तो उसी इस पंप के माध्यम से उतना आयल हम संपीडक आयल में डाल देते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। ये देखिए रेफ्रिजरेंट रिकवरी साइक्लिंग स्टेशन। ये जो होता है देखिए इसमें हमारा दिया गया इनलेट एक आउटलेट प्रेशर गेज होता है, जिसमें हम सिस्टम से जितना रेफ्रिजरेंट निकाल रहे हैं वो आता है, और इससे क्या है कितना हम सिस्टम में रेफ्रिजरेंट डाल रहे हैं वो कितना प्रेशर पे वो शो करता है। ये पूरा एक टैंक होता है जिसमें हमारा रेफ्रिजरेंट आके स्टोर होता है। जब स्टोर हो जाता है तो जब भी हमको जरूरत पड़ती है रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के लिए, तो फिर हम कभी भी इसको चार्ज कर सकते हैं और इसको स्टोर करके रखते हैं भविष्य के लिए। चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड पर। ये देखिए हेलाइड लीक डिटेक्टर। हेलाइड डिटेक्टर इसमें देखिए ये नीडल वाल्व है, ये वाला जो है हमारा नीडल वाल्व है। ये हमारा क्या है, टैंक वाल्व है। ये जो हमारा इसको होज पाइप बोलते हैं, ये हमारा टैंक का जो हैंडल होता है, ठीक है, और ये हमारा सक्शन होज है। इसमें क्या होता है, यहाँ से टैंक वाल्व से हम क्या करते हैं, इसमें जब इसको खोलेंगे तो यहाँ से क्या होती है गैस निकल के आती है नीडल वाल्व पास, नीडल वाल्व को ढीला करते हैं, यहाँ से होज पाइप के माध्यम से हमारा टैंक हैंडल में आता है। टैंक हैंडल से जब नोजल को रिलीज करते हैं तो ये हमारा सक्शन होज के माध्यम से यहाँ पे नोजल पे आता है। नोजल से जो गैस निकलती है वो सीधे लीक डिटेक्टर को जब हम उसके मुंह पे ले जाते हैं, यहाँ पे लीकेज होता है, तो वहाँ पे जो गैस होती है, गैस हल्की सी नीली हो जाती है अगर लीक होगा तो।
नहीं तो इसमें जो गैस भरी होती है वो रंगहीन गैस होती है, जिसका कोई कलर नहीं होता है। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। ये देखिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर जो होता है उसमें सेंसर तकनीक का उपयोग कर प्रचालित किया जाता है। इसमें सक्शन पाइप को लीकेज की आशंका वाले स्थान पर ले जाते हैं, और जहाँ पर अगर लीकेज होता है तो ये तुरंत इसमें बीप की आवाज़ आने लगती है, मतलब बीप बीप करके इसमें आवाज़ है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे लीकेज है। इसमें ये देखिए, ये इसका पोर्शन है जहाँ पे हमको लीकेज प्राप्त करनी है। ये जो पाइप है, ये देखिए इसका नोजल है जो इसको हम लीकेज के स्थान पर ले जाते हैं। अगर यहाँ पे लीकेज होता है तो यहाँ जैसे एक बीम निकलती है रेडिएशन टाइप, जो यहाँ पे जब टच होगी तब लीकेज होगा तो तुरंत यहाँ पे हमारा इस सिस्टम से पूरा बीप बीप की आवाज़ आने लगती है। ये हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अब देखिए रेफ्रिजरेशन से संबंधित विज्ञान, मतलब रेफ्रिजरेशन में विज्ञान के कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे क्या होता है, इसमें एक मात्रक होता है। तो मात्रक में कौन कौन से मात्रक होते हैं, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। इन दोनों के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उसके बाद कौन कौन सी मात्रक पद्धतियां यूज होती हैं उनके बारे में, जैसे हमारा होता है सीजीएस, मतलब सेंटीग्रेड, ग्राम और सेकेंड। दूसरा क्या है एफपीएस, मतलब फुट, पाउंड और सेकेंड। एमपीएस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। और एसआई जो हमारा क्या होता है, ये अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएंगे तो इसका मान चेंज नहीं होता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यूज होती है, जो हर जगह काम में होती हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब देखिए मात्रक। मात्रक क्या होता है, मापन के लिए जिन मानकों का उपयोग तुलना हेतु किया जाता है उन्हें हम मात्रक या इकाई कहते हैं। मतलब किसी, जैसे मान लीजिए हमको लंबाई को मापना है और समझ लीजिए वजन को नापना है, तो दोनों को हम एक ही मात्रक से तो नाप नहीं सकते हैं। लंबाई के लिए हम मीटर का उपयोग करते हैं और द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम का उपयोग करते हैं। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, तुलना हेतु उपयोग किया जाता है, मतलब जिसकी तुलना की जाती है वो हमारे मात्रक होते हैं, इनको इकाई करते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है, ये हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होते हैं, वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल मात्रक कहलाते हैं। मतलब अन्य मात्रकों की आवश्यकता मतलब क्या, जैसे ये किसी दूसरे मात्रक पे डिपेंड नहीं होते, ये सेल्फ डिफाइंड होते हैं। मतलब इनको डिफाइन करने के लिए किसी अदर की सहायता नहीं होती है, स्वयं में एक परिभाषित है। जैसे लंबाई हुआ, समय हुआ, द्रव्यमान, इनको हम क्रमशः किसमें व्यक्त करते हैं, लंबाई को हम मीटर से व्यक्त करते हैं, और समय को क्या है हम सेकंड में व्यक्त करते हैं, और द्रव्यमान को क्या है हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। तो ये वो मात्रक हैं जो अपने आप में परिभाषित हैं, इनको मतलब परिभाषित करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, मतलब वे मात्रक जो मूल मात्रकों के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमारा क्षेत्रफल हो गया। आयतन क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें क्या होता है, हम किस पे डिपेंड है, मूल मात्रकों पे। अब मूल मात्रक देखिए लंबाई है तो इसमें क्षेत्रफल इसका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और आयतन क्या होता है, वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पे डिपेंड करता है, तो इसमें देखिए इसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब हो गया। तो ये जो हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं मूल मात्रकों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब मात्रक पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे। मूल मात्रकों का समुच्चय मात्रक पद्धति कहलाता है। मूल मात्रकों का समुच्चय, समुच्चय का मतलब यहाँ पे अर्थ ये हो जाता है कि समूह, मतलब जो जहाँ पे मूल मात्रकों का समूह होता है वो हमारा मात्रक पद्धतियों में आता है। अब मात्रक पद्धतियों का वर्गीकरण हम किसमें करते हैं, सेंटीग्रेड, किलोग्राम और सेकेंड में। अब जैसे मान लीजिए सीजीएस प्रणाली में लंबाई को किसमें नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे, और
वजन को किस में नापेंगे हम, ग्राम में नापेंगे, और समय को किस में नापेंगे, सेकंड में नापेंगे। इसीलिए इसका जो वर्णन किया गया वो सीजीएस प्रणाली करके कहा गया। उसके बाद अगली प्रणाली क्या है, एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली में क्या है, हम जो लंबाई को है फुट में नापते हैं और जो वजन को है पाउंड में नापते हैं। यहाँ पे देखिए समय को यहाँ पे हम सेकंड में ही नापते हैं। ये दोनों सब में लगभग समय जो है लगभग सब में काम होता है, सेकंड में ही नापा जाता है। अगली जो प्रणाली की हमारी क्या है वो एमकेएस प्रणाली, मतलब लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, वजन को हम किलोग्राम में नापते हैं और समय को जो है सेकंड में नापते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, एमकेएस प्रणाली। एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं इसको। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अब ये देखिए मूल राशियां। मूल राशियां मूल रूप से कितनी होती हैं, 7 प्रकार की हमारे पास मूल राशियां होती हैं, जिसमें हमारा द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये हमारी 7 मूल राशियां हैं टोटल। यहाँ से यहाँ तक हमारी जो है 7 मूल राशियां। अब 7 मूल राशियों को देखिए हम सीजीएस प्रणाली में, एफपीएस प्रणाली में और एमपीएस प्रणाली और एसआई प्रणाली में किसमें किसमें व्यक्त करते हैं उसमें देखिए इसमें लिखा है। द्रव्यमान को हम सीजीएस प्रणाली में ग्राम कहते हैं, ग्राम से व्यक्त करते हैं, और एफपीएस प्रणाली में उसी द्रव्यमान को हम पाउंड में व्यक्त करते हैं, और फिर आ जाएंगे जब आप एमकेएस प्रणाली में तो किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। आज का जो प्रतीक होता है उसको हम केजी मतलब केजी से व्यक्त करते हैं। आगे देखिए लंबाई। लंबाई जो होती है वो सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर से व्यक्त की जाती है, एफपीएस प्रणाली में उसी लंबाई को हम फुट में व्यक्त करते हैं, और एमपीएस प्रणाली में हम मीटर से इसको व्यक्त करते हैं। और इसको हम जो इसका सिंबल है उसको हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। आगे देखिए समय। समय को हम टी से व्यक्त करते हैं नॉर्मली, और समय जो होता है ये सब पद्धतियों में, चाहे सीजीएस प्रणाली हो, चाहे एफपीएस प्रणाली हो, चाहे एमपीएस प्रणाली हो, तीनों प्रणालियों में ये सेकंड में ही व्यक्त किया जाता है। और इसको हम जो है यस से डिनोट करते हैं। इसका जो प्रतीक होता है यस से प्रतीक होता है। उसके बाद देखिए ताप। ताप क्या होता है, इसको हम मैथमेटिकली थीटा से व्यक्त करते हैं, और इसको केल्विन में व्यक्त किया जाता है। किसमें, एमकेएस प्रणाली में। एमकेएस प्रणाली में इसको केल्विन में करेंगे, और इसका जो प्रतीक होता है के होता है। विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम एमकेएस प्रणाली में हम ए से व्यक्त करते हैं, एम्पियर से व्यक्त करते हैं, और इसका जो प्रतीक होता है वो ए होता है। उसके बाद आइए ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो सिंपल फॉर्म वो है वो हमारा क्या है, सीडी, मतलब ज्योति तीव्रता को सीडी से व्यक्त करते हैं। जब इसको एमकेएस प्रणाली में किसी में नापते हैं, कैंडेला में नापते हैं, कैंडेला। इसका जो प्रतीक होता है वो सीडी ही होता है। पदार्थ की मात्रा जिसको हम मोल कहते हैं, और उसको हम एमकेएस प्रणाली में भी मोल से ही व्यक्त करते हैं, और इसको MOL इसका प्रतीक होता है। चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड में। अब देखिए हमारे पास पूरक राशियां हैं। पूरक राशियां कितनी होती हैं, पूरक राशियां 2 होती हैं, एक समतल कोण, एक घन कोण। तो समतल कोण अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है उसका, रेडियन होता है, जिसको हम RAD से व्यक्त करते हैं। इसका लघु मात्रक के रूप में इसको हम RAD से व्यक्त करेंगे। और घन कोण क्या होता है, घन कोण हमारा अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को हम SR डॉट से व्यक्त करते हैं, तो ये हमारा घन कोण को व्यक्त करता है। तो ये हमारी दो क्या है, ये हमारी दोनों पूरक राशियां हैं। चलिए कुछ हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जिनका टेबल आपको सामने शो कर रहा है। उसमें हम आपको व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में बताते हैं, जिनकी क्या क्या उनके मात्रक होते हैं वो। देखिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। इसका जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर से व्यक्त करते हैं। आयतन क्या होता है, ये मीटर क्यूब से व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट आयतन, जिसको स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसको मीटर क्यूब पर किलोग्राम से व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान घनत्व, या इसको हम विशिष्ट भार भी कहते हैं, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब से व्यक्त करते हैं। और रेखीय वेग, रेखीय वेग को मीटर पर सेकंड से व्यक्त करते हैं। और एक हमारा होता है रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण को हम किसे कहते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से व्यक्त करते हैं। कोणीय वेग को किसमें व्यक्त करते हैं, रेडियन पर सेकंड से।
अब वही देखिए, जब कोणीय त्वरण में आते हैं तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। बल या भार को हम न्यूटन से व्यक्त करते हैं। दाब और प्रतिबल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल से व्यक्त करते हैं। कार्य ऊर्जा एंथैल्पी जो होती है वो हमारी जूल से व्यक्त की जाती है और इसको न्यूटन मीटर भी हम कहते हैं। अब देखिए शक्ति जो होती है, शक्ति हमारी जनरली वाट में व्यक्त की जाती है, कहीं कहीं इसको जूल सेकंड में भी व्यक्त किया जाता है। दोनों एक ही चीज होती है, बस वाट कहिए या 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड ही होता है, इसलिए ये दोनों चीज एक ही, बस नाम अलग है कि ये वाट है, ये जूल पर सेकंड है। उसके बाद आइए विशेष ऊष्मा। विशेष ऊष्मा जो होती है जूल पर किलोग्राम केल्विन में व्यक्त की जाती है, और जो श्यानता होती है हमारे मीटर स्क्वायर पर सेकंड में व्यक्त की जाती है। आवृत्ति जो है हर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। गैस नियतांक जो होता है हमारा जूल किलोग्राम केल्विन में व्यक्त किया जाता है, जूल पर किलोग्राम केल्विन में व्यक्त किया जाता है। उष्मा की चालकता, उष्मा की चालकता हम किसमें व्यक्त करेंगे, वाट पर मीटर केल्विन में व्यक्त करेंगे। अगला देखिए उष्मा संवहन या उष्मा संवहन गुणांक। उष्मा संवहन गुणांक को किसमें व्यक्त करेंगे, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन व्यक्त करेंगे। अगला देखिए आणविक द्रव्यमान या आणविक भार। आणविक द्रव्यमान और आणविक भार देखिए एक ही चीज होती है, इसको किसमें व्यक्त करते हैं हम, किलोग्राम पर मोल में व्यक्त करते हैं। इसके बाद देखिए घूर्ण या आघूर्ण, इसको हम न्यूटन मीटर में व्यक्त करते हैं। आगे देखिए एंट्रापी, एंट्रापी को हम किसे व्यक्त करते हैं, जूल पर केल्विन में हम एंट्रापी को व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आज मैंने आपको थियरी के बेसिक रेफ्रिजरेशन पे अपना प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। धन्यवाद।